क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान, थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस को भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा, BSc नर्सिंग, CET, CUET वगैरह वगैरह तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन पे आप घर बैठे अपने जहाँ पे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर कहीं पे भी है, अपना घर बैठे अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जैसे MU हो, जामिया हो, BHU हो, JNU हो, DU हो, या फिर नीट JEE से रिलेटेड हम लोग सारे इन्फॉर्मेशन अपलोड करते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल को और इस वजह सब्सक्राइब कर लें कि इस पे बहुत सारे कंटेंट, चाहे 11th एंट्रेंस का हो, 9th एंट्रेंस का हो, नीट के लिए, JEE के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ वगैरह वगैरह सब इस पे अपलोड हो रहे हैं। तो वो बच्चे जो घर बैठ के हमारे चैनल के ज़रिए तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इकोनॉमिकल घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स, क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स, और हम लोग पहुंच गए थे SS लॉ को कंप्लीट किया था। आगे हम लोग करने जा रहे हैं जो आज है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और क्या है वो हम बताने जा रहे हैं। क्या बताया कि अभी जब भी कभी कोई रिएक्शन होता है, तो एक नेचुरल टेंडेंसी है एलिमेंट्स का कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, इसलिए वो रिएक्ट करते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया केमिकल बॉन्डिंग में, कि जब भी कभी कोई एलिमेंट अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, तो वो रिएक्ट करता है। और जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो देखा गया कि जो प्रोडक्ट का एनर्जी कम होता है रिएक्टेंट के कंपेयर में, या यूं कहें कि जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, वो उसमें हीट रिलीज होता है, और उसमें इंथाल्पी चेंज जो है नेगेटिव से दिखाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर मैक्सिमम जो रिएक्शंस होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, इसलिए कि प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट के एनर्जी से कम होता है, और प्रोडक्ट जो है स्टेबल होता है कम एनर्जी होने की वजह से। क्योंकि जितना एनर्जी वो रिलीज करेगा रिएक्टेंट के प्रोसेस पर, रिएक्टेंट रिएक्ट करके जब प्रोडक्ट बना रहा होगा, तो उस प्रोसेस में जितना ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा, प्रोडक्ट के पास उतना ही कम एनर्जी होगा, और वो उतना ही स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी उसको ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्या देखा गया कि हर रिएक्टेंट यही चाहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, साथ ही एनर्जी को रिलीज करते हैं, और इंथाल्पी जो है माइनस में आता है। लेकिन क्या बताया कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो है, ये एक टेंडेंसी है हर एलिमेंट का कि उसकी एनर्जी कम हो जाए, प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो जाए, मोर स्टेबल हो जाए। लेकिन क्या एक सवाल ये आता है, क्या सिर्फ एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होल एंड सोल क्राइटेरिया है रिएक्शन होने के लिए? इतनी बात में कि कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, तो क्या उसका एक ही क्राइटेरिया होगा कि वो एनर्जी रिलीज करे और प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो, तभी जाके वो स्टेबल रहेगा या स्टेबिलिटी गेन करेगा? या यूं कह सकते हैं कि सारे रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है, खाली एक्सोथर्मिक ही होना चाहिए, या और भी कोई दूसरा क्राइटेरिया है जिसकी वजह से या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, एक टर्म होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का क्या मतलब होता है? अ रिएक्शन विच स्टार्ट, प्रोसीड
automatically itself once it start. Any reaction once it start, it will go to end विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। यानी कोई भी रिएक्शन एक बार अगर स्टार्ट हो जाए किसी तरह से या स्टार्ट कर दे हम, तो वो अपने आप से प्रोडक्ट बनाएगा। बीच में कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, वो अपने आप से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं, मान लो कि यहाँ पे पेपर रख दिया, तो पेपर में आग तो लगेगा नहीं अपने आप से, लेकिन हमने पेपर में आग लगा दिया, मैचेस जलाया, आग लगा दिया। अब जब एक बार एक जगह पेपर में आग लग गया, पेपर जलना शुरू कर दिया, तो वो सारे पेपर खुद ब खुद जल जाएंगे। आपको सबको जलाने की जरूरत नहीं है, भाई एक जगह स्टार्ट करना है कि वो जलना शुरू कर दे। ये क्या हुआ, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज होता है। लेकिन एक बार जब ये स्टार्ट हो जाता है तो वो पूरा एंड तक चलता रहता है, यानी जब तक सारे पेपर या सारी चीज़ें जो वहाँ पे रखे हुए हैं जो जल जाएंगे उतने टेम्परेचर पर, जब तक वो पूरे जल नहीं जाते वो आग लगा ही रहता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी एक बार स्टार्ट कर दिया तो वो फिर चलता रहेगा। कितनी बात समझ में? आगे बताया क्या कि एक्सोथर्मिक तो ठीक है, एक क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिएक्शन भी है जो इंडोथर्मिक है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जो इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक में क्या होता है कि रिएक्टेंट को जब हीट देते हैं तो प्रोडक्ट बनाता है, यानी प्रोडक्ट का टेम्परेचर या एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होता है। इंडोथर्मिक में प्रोडक्ट का जो एनर्जी है रिएक्टेंट से ज्यादा होता है। ठीक है, मैं जरा सा लिखता हूं, ये ए है, ये बी है, ये रिएक्ट करके सी एंड डी बना दिया प्रोडक्ट। अगर ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है तो एनर्जी ऑफ enthalpy of product is less than enthalpy of reactant। ठीक है ना, प्रोडक्ट का इंथाल्पी रिएक्टेंट के इंथाल्पी से कम होता अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस चल रहा है तो। लेकिन अगर ये इंडोथर्मिक हो, मान लो ये ए है, ये बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, सी एंड डी बन रहा है, मगर ये प्रोसेस जो है इंडोथर्मिक प्रोसेस है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इस केस में इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना, ये हम लोग चेंज इन इंथाल्पी, यानी कि पहले जितना एनर्जी था, जाहिर है इंडोथर्मिक है तो एनर्जी लेगा, तो अब उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इंथाल्पी चेंज इन इंथाल्पी अब ज्यादा हुआ प्रोडक्ट का पहले के मुकाबले, रिएक्टेंट के मुकाबले में। कितनी बात सुन में? बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जो इंडोथर्मिक होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंडोथर्मिक होता नहीं, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जो इंडोथर्मिक होते हैं। तो अगर इंडोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही स्पॉन्टेनियस का क्राइटेरिया है? कितनी बात सुन में? इंडोथर्मिक में जैसे बोला क्या, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर का वेपराइज होना, जैसे कि पानी है, यहाँ पे अगर हम लोग रख छोड़ देते हैं, गिर जाता है तो ऑटोमेटिकली वो भाप बन जाता है, उड़ जाता है, लेकिन वो हीट तो लेता है, हीट लेता है तभी वो लिक्विड से वेपर में चेंज होता है, और ये एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। वो जो वेपर है उसकी जो एनर्जी है वो लिक्विड जो वाटर था उससे ज़्यादा है, लेकिन ये तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसको तो होता ही होता है, पानी अगर कहीं पे भी हो, जैसे हम लोग कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ऐसे भी कपड़े धो कर डालते हैं, सूख जाता है, तो कपड़े सूख कैसे जाते हैं? उसके पानी जो है ना एवापोरेट होता है रूम टेम्परेचर पे। ये और बात है, गर्मी के दिन में जल्दी सूख जाते हैं और सर्दी के दिन में थोड़ा टाइम लेता है सूखने के लिए, मगर वो प्रोसेस तो होता है। ठीक है, तो क्या बताया कि इंडोथर्मिक भी एक ऐसा प्रोसेस है
जो होता है नेचुरल तौर पे होता है। इंडोथर्मिक में इसी तरह से क्या बताया, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं। रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है। ये जो रिएक्टेंट है ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, और ये जो प्रोडक्ट है वापस आकर रिएक्टेंट भी बनाते हैं। रिवर्सिबल को हम लोग दो एरो से हाफ हाफ एरो से दिखाते हैं। रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट भी वापस लौट के रिएक्टेंट बनाते रहते हैं। तो बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। और जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें क्या देखा गया है कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड, और इसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना, बैकवर्ड रिएक्शन। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड जो है ना इंडो होता है, इंडोथर्मिक होता है। कितनी बात सुनी। तो क्या देखा गया कि जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनमें एक जो डायरेक्शन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाए, उनमें से एक डायरेक्शन तो एक्सोथर्मिक होता है और एक डायरेक्शन इंडोथर्मिक का होता है। यानी अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, मान लो वो एक्सोथर्मिक है, तो प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट बनता है तो वो इंडोथर्मिक होता है। तो इंडोथर्मिक भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। कितनी बात सुन में। तो क्या बताया कि जब कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो एक्सो इंडो दोनों होता है। तो इंडो भी, इंडोथर्मिक प्रोसेस भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कितनी बात समझ में आई। तो सिर्फ एक्सोथर्मिक को स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन के लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्राइटेरिया नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, क्योंकि एक्सो तो है ही है लेकिन इंडो भी होता है बहुत सारे। तो अब क्या बताया गया कि अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं, उसके लिए हमें दोनों ही कंसीडर करना है, एक एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक में जो इंथैल्पी जो दिखाते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, इंथैल्पी डेल्टा एच का जो वैल्यू होता है नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक के लिए, ठीक है। तो एक तो एक्सोथर्मिक भी लेंगे और दूसरा इंडोथर्मिक भी लेंगे, ठीक है। और दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या होगा, उसी के हिसाब से रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ठीक है। तो अब यहां पे मैं थोड़ा सा इतनी बात को समराइज करके लिखता हूं, ठीक है ना, मिटा दूं। spontaneous process, spontaneous process, a process which take place by itself, by itself in given set of condition, once it initiated, if necessary is called a spontaneous process, ठीक है ना। क्या बताया कि एक प्रोसेस है जो अपने आप से होता है गिवन कंडीशन में। एक बार अगर स्टार्ट करना की ज़रूरत हो तो स्टार्ट कर दिए, वरना अपने आप से वो चालू हो जाता है, और जब एक बार चालू हो गया तो वो चालू हो जाता है, चलने लगता है वो रिएक्शन। तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस,
ठीक है, जो कंटिन्यू नहीं चलता। नॉन स्पॉन्टेनियस। द टेंडेंसी of a process which does not allowed to which does not allowed to go further या in go forward direction, go forward direction। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ अ प्रोसेस विच डज नॉट अलाउड टू गो फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि एक आगे बढ़ने की टेंडेंसी नहीं होती इसके अंदर, थोड़ा शुरू हुआ फिर बंद हो गया, नहीं हो सकता, आगे नहीं जा सकता। कितनी बात समझ में आई? तो ये हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। कितनी बात? आगे चले हम लोग। कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना? all exothermic process all exothermic process are spontaneous in nature। ठीक है, जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो अपने नेचर के हिसाब से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि या तो वो खुद से स्टार्ट हो जाता है या फिर अगर बेसिक रिक्वायरमेंट है तो उसको स्टार्ट करा देते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था कि पेपर को जब जलाना है तो पेपर तो यहाँ रखेगा तो खुद से नहीं जलेगा, तो एक बेसिक हमारा क्या है कि उसको स्टार्ट तो करा दे, एक जगह से कहीं से भी जलना स्टार्ट करा दे। तो हम लोग क्या करते हैं, मैचेस जलाते हैं एक जगह पेपर पे कहीं से भी जला देते हैं, फिर वो पूरा पेपर जलने लगता है। तो ये जो स्टार्ट करा है, इनिशिएट करा है, ये हमारा बेसिक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो क्या देखा कि जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो सभी जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस during exothermic process the enthalpy of product the enthalpy of product is less than enthalpy of reactants or delta H is negative, delta H is नेगेटिव होता है। डेल्टा एच नेगेटिव होता है, क्या मतलब हुआ? द प्रोडक्ट has less energy than reactants in exothermic process। ठीक है ना? products are also stable, more stable
more stable than reactants in exothermic. ठीक है ना, प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम होता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उसका ज्यादा स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे जो है उसका रेंडमनेस नहीं होता। जैसे हम लोग बोलते हैं जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगा वो ज्यादा मूव करेगा, एनर्जी ज्यादा होगा तो ज्यादा मूव करेगा। तो जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का एनर्जी तो कम हो जाता है तो वो उसका मूवमेंट कम हो जाता है। कितनी बात में उसका मूवमेंट कम हो जाता है, उसका रेंडमनेस कम हो जाता है, मगर वो स्टेबल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, हम लोगों ने स्टेबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारी बातें अपने पिछले दूसरे चैप्टर में हमने बताया है। जैसे हम लोग बताते हैं कि एक 18 साल का बच्चा, एक 48 साल का आदमी और एक मान लो 68 ईयर्स का ओल्ड आदमी, इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है या सबसे कम मूवमेंट किसका है? देखो, एक तो 18 ईयर्स का है, एक 48 ईयर्स का, एक 68 ईयर्स का है। तो जो 68 ईयर्स का आदमी है उसका मूवमेंट बहुत कम है, मगर वो स्टेबल है अपने लाइफ में। जो 18 ईयर्स का लड़का है वो उसमें मूवमेंट ज़्यादा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, मूवमेंट ज़्यादा, मगर वो स्टेबल नहीं है। वो कभी इधर कभी उधर, कभी इस काम कभी उस काम, कभी एक काम कभी वो काम, दिन भर भागते रहता है। ठीक है, स्टेबल नहीं है। क्या समझ में आया कि जिसके पास एनर्जी कम होगा एज ए होल, इस तरह के इस लैंग्वेज में, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा उसके स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, उसमें मूवमेंट ज़्यादा, उसके एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से। अब क्या बताया कि क्या देखा गया, यहाँ पे इतना लिख लिया आपने, इसको मिटा दूं मैं। आते हैं कि ये जो है एक्सोथर्मिक में तो ये होता है जितना हमने लिखा है, लेकिन क्या बताया कि ओनली एक्सोथर्मिक नहीं, most of the reaction are endothermic in nature। ठीक है, in endothermic energy of product is energy of product is greater than reactant। ठीक है ना, रिएक्टेंट से ज्यादा है। ठीक है, प्रोडक्ट is less stable than reactants। ठीक है, so only exothermic ठीक है, so only exothermic is not criteria for spontaneous process। ठीक है, खाली इंडो एक्सोथर्मिक ही नहीं है, बोथ यहाँ पे बोथ एक्सो एंड इंडो आर taken together
to predict the reaction is spontaneous. ठीक है ना, दोनों हमें एक्सो एंड इंडो दोनों ही लेना पड़ेगा, तब जाके हमें उसके हिसाब से फिर हम बताएंगे कि क्या होता है एक्सो इंडो को कॉम्बिनेशन के बाद, कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। ठीक है, इंडोथर्मिक में अब हम ये थोड़ा सा बेसिक बातें जो हमने बोला था उसी को लिख दिया। अब मैं क्या बताता हूँ आगे, इसके आगे बता रहा हूँ। आगे दे रखा है, क्या दे रखा है कि ड्यूरिंग इंडोथर्मिक प्रोसेस हीट इज एब्जॉर्ब। इंडोथर्मिक जब प्रोसेस होता है तो हीट एब्जॉर्ब होता है। जब हीट एब्जॉर्ब होता है तो प्रोडक्ट के पास एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। प्रोडक्ट के पास जब एनर्जी ज़्यादा होता है तो उसका रेंडमनेस ज़्यादा हो जाता है, उसका मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। तो एक टर्म दिया गया है उसको, रेंडमनेस को, या काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गया तो मूवमेंट बढ़ जाता है, तो उसको बताने के लिए एक टर्म दिया गया है, नाम है उसका एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी, एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम लोग दिखाते हैं, एंट्रोपी को दिखाते हैं एस से, और इसका डेफिनेशन देते हैं, द मेजरमेंट of a process ये हटा देते हैं। द measurement of order and disorder of a process is called entropy। एंट्रोपी, ठीक है ना। क्या दे रखा, द मेजरमेंट ऑफ ऑर्डर ऑड एंड डिसऑर्डर ऑफ अ प्रोसेस इज कॉल्ड एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है कि जब कभी हीट देंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं, जो प्रोडक्ट के जो मॉलिक्यूल हैं, वो कितना ऑर्डर में कितना डिसऑर्डर में है, उसको हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं। ये जो है ना एस से दिखाते हैं, इस एस से दिखाते हैं। और ये जो एंट्रोपी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे किसी बॉडी को हीट देंगे, जैसे अभी कोई एक सिस्टम है, उसका अपने मॉलिक्यूल है, उसका जितना भी मॉलिक्यूल का रेंडमनेस है वो है, ठीक है। अब अगर आप उसको हीट देते हैं तो हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके मॉलिक्यूल का अब रेंडमनेस बढ़ जाएगा, डिसऑर्डर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आई। जैसे अभी ठंड के दिन चल रहे हैं हमारे, तो यहाँ पे अभी जो ना हवा जो है ना बहुत ठंडा है, तो इसका ज़्यादा हवा तूफान उफान नहीं चलते। लेकिन जब गर्मी होते हैं तो तूफानें चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल का जो है रेंडमनेस बढ़ जाता है। एयर का जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो रेंडमनेस होता है या मूवमेंट होता है वो बढ़ जाता है, तो हवाएं तेज भी चलती है, तूफान भी आते रहते हैं बहुत सारी वजह से। तो वहाँ पे एनर्जी के मिलने की वजह से रेंडमनेस बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन उस वक्त टेम्परेचर भी तो गर्मी में 40, 42, 45 हो जाते हैं। सर्दियों में टेम्परेचर 16, अभी 16 डिग्री 15 डिग्री चल रहे हैं। कितनी बात समझ में। तो क्या समझ में आया कि जब भी किसी बॉडी को एनर्जी गेन करता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेंडमनेस बढ़ेगा। तो ये जो इंट्रोपी है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इंट्रोपी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इंट्रोपी डिपेंड्स
अपॉन टेम्परेचर, ठीक है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इंट्रॉपी भी बदलता रहेगा, बढ़ता जाएगा। अब क्या बताएगा कि मान लो ये इनिशियल इंट्रॉपी है, इनिशियल इंट्रॉपी, ये एस आई दिखा दिया, या एस हम लोग रिएक्टेंट ले लेते हैं, एस रिएक्टेंट, एस आर ले लेते हैं। इंट्रॉपी, इनिशियल इंट्रॉपी को रिएक्टेंट का इंट्रॉपी ले लिया। इंट्रॉपी ऑफ प्रोडक्ट, इंट्रॉपी ऑफ प्रोडक्ट, यानी ये एस पी ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो इसमें क्या होगा, जितना एनर्जी था रिएक्टेंट के पास, प्रोडक्ट के पास ज्यादा एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या आ जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। अब ये प्रोडक्ट का एंट्रोपी तो ज्यादा होता है, रिएक्टेंट का एंट्रोपी कम होता है, तो ये जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव में आएगा, डेल्टा एस पॉजिटिव में आएगा, डेल्टा एस पॉजिटिव में आएगा। अगर हम लोग थोड़े से टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा एंट्रोपी बढ़ जाता है, लेकिन अगर और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो और ज़्यादा चेंज इन एंट्रोपी होगा। कितनी बात समझ में आई? का एनर्जी देंगे उतना ज़्यादा इसका एंट्रोपी बढ़ता जाएगा, रेंडमनेस बढ़ता जाएगा। एंट्रोपी मतलब रेंडमनेस, एंट्रोपी का मतलब हम लोग रेंडमनेस भी बोलते हैं, उतना। तो क्या होता है कि ये जो है ये तो खाली एंट्रोपी हो गया। आप टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से नेट चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो रिलेशन आ जाएगा एंट्रोपी चेंज का, नेट चेंज इन एंट्रोपी, नेट चेंज इन एंट्रोपी टी डेल्टा एस, ऐसे ले लेते हैं हम लोग, नेट चेंज इन एंट्रोपी ऐसे आ गया। कितनी बात में, तो ये हमारा चेंज इन एंट्रोपी आ जाता है, और ये जो है ना पॉजिटिव आता है। कितनी बात समझ में आई? यानी कि एंडोथर्मिक के प्रोसेस में रिएक्टेंट को एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा हो जाता है, यानी इसका एंट्रोपी बढ़ जाता है। और वो जो एंट्रोपी बढ़ जाता है तो चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव आता है, टी डेल्टा एस आता है ये, ठीक। अब क्या बताया कि अब जो एंथैल्पी है वो और जो एंट्रोपी है वो दोनों को कंबाइन कर देंगे, और उसके बाद उसका जो नेट रिजल्ट होगा उसी के हिसाब से बताएंगे कि ये जो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ठीक है। तो उसका एक यहाँ पे जो रिलेशन लिखते हैं हम लोग, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस depends upon enthalpy and entropy, ठीक है ना। एंट्रोपी, एंट्रोपी तो एंडोथर्मी के लिए यूज करते हैं, एंथैल्पी जो है ना एक्सोथर्मी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर एक रिलेशन लिखा गया है, इन दोनों को मिलाकर एक रिलेशन लिखा गया है, और उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स एक साइंटिस्ट था, गिब्स ने दिया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। इसको गिब्स फ्री एनर्जी को कैपिटल जी से दिखाते हैं, और ये जो कैपिटल जी है हमारा H माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच
टी डेल्टा एस, ये हमारा रिलेशन होता है गिब्स फ्री एनर्जी का। जैसे ये एंथैल्पी है, यानी ये एक्सोथर्मी को रिप्रेजेंट करता है, और ये इंट्रोपी है टी डेल्टा एस। एक मिनट, ये प्लस में, हाँ प्लस में है ये, ठीक है। ये गिब्स फ्री एनर्जी का हो डेल्टा जी। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ। गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन में फिर से लिखता हूँ इसको। क्या बताया कि मान लेते हैं ये जी है इनिशियल कंडीशन के लिए आई, और ये एच है इंथैल्पी ऑफ इंथैल्पी चेंज माइनस टी एस, ठीक है। ये हमारा रिएक्टेंट के साइड से है, रिएक्टेंट के साइड से है, ये रिएक्टेंट है ये, ठीक है। ये रिएक्टेंट का एनर्जी है। इसी तरह से ये गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो एच प्रोडक्ट लेते हैं माइनस टी एस प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, तो जी पी माइनस जी आर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये प्रोडक्ट का कितना फ्री एनर्जी है, उसमें से रिएक्टेंट का माइनस करें तो उतना चेंज आ जाएगा। अब क्या बताया कि प्रोडक्ट में हमारा तो दे रखा है ये एच पी माइनस टी एस पी, ये तो हमारा प्रोडक्ट का हो गया। और फिर ये माइनस जो है एच आर माइनस टी एस आर, ये इसका हो गया। कितनी बार सुन में, ये एच पी माइनस एच आर, ये दोनों एक साथ कर लिया, ये एच पी एच आर को माइनस को, और यह माइनस बाहर ले लिया, तो ये टी एस पी माइनस टी एस आर, ये ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है ना। अब क्या देखा गया कि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट का एंथैल्पी चेंज करें तो डेल्टा एच ये आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे टी कॉमन निकाल लेंगे तो एस पी माइनस एस आर आ जाएगा ये। प्रोडक्ट का एंथैल्पी में से इंट्रोपी में से रिएक्टेंट का इंट्रोपी माइनस करेंगे तो टी डेल्टा एस, ये हमारा एक डेल्टा जी का वैल्यू आता है गिब्स फ्री एनर्जी का, ठीक है। इसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। इस इक्वेशन को गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं गिब्स हेल ठीक है ना। इसको हम लोग गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी बोलते हैं। हेल्महोल्ट्ज, ये एल है, ये टी है, जेड है, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये हमारा दोनों को, यानी कि एंथैल्पी को और एंट्रोपी को मिलाकर ये एक रिलेशन आया है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद क्या नेट रिजल्ट आता, उसी के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, ठीक है। यहाँ ऊपर से लिख लिया आपने, यहाँ पे क्या बताया है, ये बहुत ही अच्छा इक्वेशन है ये। अभी मैं इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ आगे। यहाँ पे जब सारा कैलकुलेट कर किया गया है, ये इक्वेशन बनाया गया है, तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया रखा गया कि अगर गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन यानी डेल्टा जी का वैल्यू जब जब नेगेटिव आएगा उस वक्त वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, ठीक है। उस वक्त ये रिएक्शन ये स्पॉन्टेनियस होगा। तो क्या लिखा है, टू बी spontaneous process डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, ठीक है। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होना है तो इस रिलेशन का जो वैल्यू आएगा वो डेल्टा जी का जो वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा
तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। कितनी बात समझ में आई? ये मेन एक क्राइटेरिया दे रखा है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई बात? यहां तक इसलिए कि यहां पे एक टेबल हम बनाएंगे अब, इसके बेस पे डेल्टा जी का वैल्यू कब कब नेगेटिव आएगा, कब कब पॉजिटिव आएगा, उसके हिसाब से एक टेबल बनाएंगे हम लोग, और उसी टेबल के रेस्पेक्ट में हम लोग बताएंगे कि ये जो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। कितनी बात समझ में? लेकिन क्या बताया कि स्पॉन्टेनियस के लिए जो मेन जो कंसेप्ट है वो ये है कि डेल्टा जी जो है माइनस में आना चाहिए। अगर ये माइनस में आता है तब तो इसका वैल्यू माइनस में आता है, तब तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर जीरो या पॉजिटिव होता है, अगर जीरो आएगा तो वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। अगर डेल्टा जी का वैल्यू जीरो आ जाता है तो वह इक्विलिब्रियम कहलाता है। इक्विलिब्रियम एक टॉपिक हम बताएंगे। और फिर अगर पॉजिटिव होता है तो वो ये जो डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ये जो रिएक्शन होगा वह स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं दो लाइन ये भी लिखता हूँ, इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। दूसरा लिखा इफ डेल्टा जी इज जीरो प्रोसेस इज इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। और तीसरा लिखा इफ डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल, यानी कि ये जो रिएक्शन होगा ये होगा नहीं। नॉट फिजिबल यानी कि रिएक्शन नहीं होगा। फिजिबिलिटी भी एक वर्ड होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना स्पॉन्टेनिटी, तो इसी तरह से फिजिबिलिटी भी एक वर्ड होता है बताने के लिए कि कोई रिएक्शन अगर फिजिबल है या नहीं है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आज छोड़ देते हैं, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसका टेबल बनाना है, और ये टेबल बहुत अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। उससे आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, सेशनल भी हो सकता है और एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में भी हो सकता है, कॉम्पिटेटिव। तो ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बेस पे जो टेबल बनाएंगे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के बेस पे जो टेबल बनेगा, ये वाला टेबल बनाएंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे एक दो न्यूमेरिकल भी है, करा देंगे। तो कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा।